मेरी खाला का बेटा यासर जब से हमारे घर आया था, हम पांचों बहनों के तो मजे हो गए थे। क्योंकि हमारा कोई भाई नहीं था, इसीलिए हमने यासर को अपना भाई बना लिया। अम्मा ने यासर को ऊपर वाले पोर्शन में कमरा दे रखा था। हम बहनों का कोई भाई नहीं था, इसीलिए यासर के साथ हमारी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई। हम रात देर तक कमरे में बैठे बातें करते रहते। जब सोने का वक्त होता तो यासर ऊपर अपने कमरे में सोने चला जाता। यासर गांव से शहर में पढ़ाई के सिलसिले में आया था। हॉस्टल का खराब माहौल देखकर अम्मा यासर को अपने घर रख लिया। वैसे तो हम पांचों बहनें जवान थे, शादी की उम्र को पहुंच चुकी थी। अम्मा से चोरी छिपी हम यासर को बहनें अपने कमरे में सुलाती। इस तरह यासर के साथ खूब मजे करती और सुबह होने से यासर ऊपर कमरे में चला जाता। अम्मा को शक ना हो, एक दिन खेल खेल में यासर को गले लगा लिया तो मुझे अजीब सी फीलिंग महसूस होने लगी। पहली बार कोई जवान मर्द मेरे गले लगा था। मैंने फटाफट से अपना आप पीछे हटा लिया। उसके बाद यासर की तरफ मेरी कुछ ज्यादा ही तवज्जो होने लगी थी। मैं अक्सर उसके कमरे में ऊपर खाना देने जाती तो वो बेहुदा हालत में सीधा लेटा होता। यासर मेरी उम्र का था, लेकिन गांव की आब हवा ने उसे वक्त से पहले जवान कर दिया था। मैंने अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर ली थी और घर में अम्मा के साथ काम में हाथ बटाती थी। दूसरी बहनें भी पढ़ती थी। एक दिन सुबह उठी तो देखा कि यासर अभी तक अपने कमरे में लेटा था। मैंने पूछा कि क्या बात है, आज स्कूल नहीं जाना? तो यासर ने कहा कि आज मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, इसीलिए आज छुट्टी कर ली है। जैसे ही मैंने यासर की छुट्टी वाली बात सुनी तो मेरे जिस्म में एक करंट सा दौड़ गया। घर में मैं अम्मा भी नहीं थी, यानी कि यासर और मेरे अलावा घर में और कोई नहीं था। मैं इस वक्त नीचे आ गई और जानबूझकर बारीक कपड़े पहन लिए ताकि यासर का जहन बन जाए। मैं नाश्ता लेकर ऊपर गई तो अभी तक बिस्तर में लेटा था। मैं उसके सामने झुकती हुई नाश्ता रखा तो यासर की नज़रें मेरे कंवारे वजूद पर जमी थी। मैंने जल्दी से घर के थोड़े बहुत काम किए। इतने में दोपहर हो गई थी। गर्मी के कपड़े पसीने से भीग चुके थे। मैं आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते हुए यासर के कमरे में गई तो यासर अपने कमरे में नहीं था। मुझे वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ें आ रही थी। शायद वो नहा रहा था। मैं वहीं बेड पर बैठ गई, उसका इंतजार करने लगे। 15 मिनट गुजरे थे कि यासर नहा कर बाहर आया तो सामने मुझे ऐसी हालत में बैठा देखकर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। मैं जानती थी कि वो, इसीलिए मुझे बहुत हिम्मत करनी होगी। मैंने दुपट्टा उतार कर साइड पर रखा और उसका हाथ पकड़कर उसको अपने पास बिठा लिया। मैंने यासर को दोनों हाथ अपने हाथों में थाम लिए और दबाते हुए आहिस्ता आहिस्ता अपनी कमीज। यासर मेरी खाला का बेटा था जो गांव से तालीम हासिल करने के लिए शहर आया था और अम्मा ने उससे हमारे घर में ही जगह दे दी थी क्योंकि हमारा घर बहुत बड़ा था। यासर एक अच्छा और नेक लड़का था। हमने सोचा कि इस तरह हमें भी किसी का साथ मिल जाएगा क्योंकि हमारा कोई भी भाई नहीं था और छोटे से छोटे काम के लिए हम बहनों को ही भागना पड़ता था। यासर तकरीबन मेरे ही हम उम्र का था और वो जब से शहर आया था हमारे घर की सारी जिम्मेदारियां उसने ही संभाल ली थी। यासर को अम्मा ने ऊपर वाले पोर्शन में कमरा दे दिया था। यासर जब से शहर आया था हमारे घर में जैसे रौनक आ गए थे। वो हम सब बहनों के साथ बैठकर हंसता बोलता और हमारे सारे काम काज निपटा देता। यासर घर के कामों में भी बहुत ही माहिर था। अम्मा को यासर के आने से बहुत सुकून मिल गया था। मैं और यासर तो कई घंटों बैठकर बातें करते क्योंकि मेरी तालीम का सिलसिला अम्मा ने जल्दी ही ख़त्म करवा दिया था और मैं सारा वक्त घर में बोर होती रहती। मेरी और यासर की पक्की दोस्ती हो गई थी। हम पांचों बहनों का कोई भाई नहीं था और यासर के आने से ये कमी पूरी हो गई थी। हमें बाजार लेके जाने से घर का सौदा सलफ लाने तक हर काम यासर ने ही अपने जिम्मे लिया था। सबसे ज्यादा तो यासर को परेशान मैं करती थी क्योंकि मुझे बाहर का खाना खाने का बहुत शौक था और जब तक यासर शहर नहीं आया था मेरा ये शौक अधूरा था। अम्मा तो बाहर के खाने के बहुत खिलाफ थी, इसीलिए मैं अपनी पसंद का खाना खाने के लिए तरस जाया करते थे। लेकिन जब से यासर आया था वो मेरे कहते ही फौरन बाहर से खाना ला देता और पैसे तक ना लेता। मुझे अक्सर आधी रात को ही बाहर का खाना चाहिए होता था क्योंकि मुझे रात भर जागने की आदत थी और अम्मा मेरी इस आदत से बहुत खौफ थी। मैं अक्सर यासर के साथ बैठकर बाहर का खाना खाती और सुबह अम्मा के पूछने पर यासर के सर पर इंजाम रख देती थी और यासर इस बात पर धीमे से मुस्कुरा कर रह जाता। पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बोझल थी।
مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، پتہ نہیں کیوں مجھے 1-2 دن سے بہت چکر بھی محسوس ہو رہے تھے، اور کبھی کبھی تو ایسا لگتا کہ بس ہو جائے گی۔ شاید گرمی کی شدت کی وجہ سے میری طبیعت بہت خراب ہو رہی تھی یا باہر کے کھانوں کا اثر تھا۔ میری حالت دیکھ کر اماں کافی پریشان ہو گئی تھی۔ وہ ہر تھوڑی دیر بعد یہی کہہ رہی تھی کہ باہر کا کھانا کھا کر تم نے اپنی طبیعت خراب کر لی ہے۔ وہ مجھے بار بار ڈاکٹر کے پاس بھی چلنے کا کہہ رہی تھی، لیکن میں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ موسم کا اثر ہے۔ دراصل ہمارے سر پر ابا کا سایہ موجود نہیں تھا اور ہمارا کوئی بھائی بھی نہیں تھا، اسی لیے اماں چھوٹی بات پر بہت ہی پریشان ہو جایا کرتی تھی۔ میری طبیعت سمجھنے کے بجائے اگلے صبح تک مزید خراب ہو گئی تو اماں زبردستی مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ سارا راستہ بھی وہ مجھے ڈانٹتی رہی تھی، اور وہاں جا کر جو بات میرے سامنے آئی وہ جان کر تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایسا کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میرے لیے اپنے پیروں پر کھڑا رہنا مشکل ہو گیا تھا، اور اماں کی حالت تو دیکھنے لائق تھی۔ اماں نے فوراً ہی مجھے چوٹی سے پکڑ لیا تھا، اور وہ مجھے جو کچھ پوچھ رہی تھی وہ سن کر تو میری آنکھوں سے آنسو داغدار ہو گئے تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری ماں مجھ سے اس طرح کے سوال بھی کر سکتی تھی، جبکہ میری اماں اچھے سے جانتی تھی کہ میں کس طرح کی لڑکی ہوں۔ اماں جو کچھ مجھ سے پوچھنا چاہ رہی تھی میں خود بھی اس بات سے انجان تھی۔ مجھے خود بھی نہیں معلوم تھا کہ یہ سب کیسے ہوا ہے۔ ہم دونوں لڑکھڑاتے قدموں سے گھر واپس آ گئی تھی۔ میں 5 بہنوں میں سب سے بڑی تھی، اور اماں کو یہ فکر ستا رہی تھی کہ جب لوگوں کو اس بارے میں پتہ چلے گا تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ ہم لوگ پہلے ہی بہت مشکل زندگی گزار رہے تھے، کیونکہ باپ کا سایہ سر پر نہ ہونے کی وجہ سے ہم لوگ 5 بہنوں پر بہت بری نظر رکھتے تھے۔ ہم ڈاکٹر کے پاس سے آ کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ رو رو کر میرا برا حال تھا اور میری طبیعت بہت زیادہ بگڑ چکی تھی۔ اتنے میں میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہونے لگی، لیکن میں نے دروازہ نہ کھولا۔ تھوڑی دیر میں مجھے یاسر کی آواز سنائی دی۔ وہ مجھے آواز لگا رہا تھا، زور زور سے دروازہ کھولیں۔ اس سے بس اتنا ہی معلوم تھا کہ میری طبیعت خراب ہے۔ میں نے دروازہ نہ کھولا تھا، وہ بجا کر چلا گیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ دنیا کا سامنا کس طرح کروں گے، اور آنے والے کچھ ہی دنوں میں یاسر کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ مجھے کیا ہوا ہے۔ اس نے شاید اماں اور میری بہنوں کی باتیں سن لی تھی۔ اس نے دبے لفظوں میں مجھے سمجھانا چاہا تھا میں اپنی صحت پر دھیان دوں اور اپنا خیال رکھوں۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ۔